चलो भाई, अब जल्दी बताओ एआरसी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले बताओ एआरसी कौन है भाई। तो एआरसी को हम क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कुछ एआरसी का नाम बताओ। आप एआरसी को ऑब्लिक करके लिख लीजिए, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी लिख लीजिए। एआरसी ऑब्लिक सिक्योरिटाइजेशन कंपनी शुरू में ही। ये देखो, थोड़ा इधर हो जाओ, यहां से देखते रहना मैं कहां कहां टिक लगा रहा हूं, ठीक है। और जब ये बंद हो जाए तो मुझे बताना। चलिए अब जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले एआरसी के बारे में बात करते हैं। एआरसी कौन है भाई। तो ये कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई है और जिसका काम क्या है एग्जैक्टली, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। ऑब्लिक करके 2013 भी कर लो। अब तो कंपनीज एक्ट 1956 थोड़ी है, 2013 भी है। कर लिया। आज पूरा प्रोसीजरल है, तुरंत होता जाएगा। बाकी तुम लोगों को मालूम होगा एआरसी का मेन काम क्या होता है। वो बैंक के लिए क्या बनता है, एजेंट। बैंक के लिए क्या बनता है, एक तरीके का रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट में भी देखा जाए तो काफी अच्छे लेवल का है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एनपीए खुद ही ले लेता है और कंपनी बैंक को क्या दे देता है, पैसा दे देता है ना। बाकी देखो यहां लिखा हुआ एजेंट क्यों बना है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग देयर ड्यूज फ्रॉम द बोरोअर्स ओन पेमेंट ऑफ फीस और चार्जेज। जब वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है तो मालूम चला जो भी उसको सिक्योर्ड एसेट्स मिलता है उसका वो क्या बन जाता है, मैनेजर, है ना। तो जल्दी बताइए, दो रोल यही दिखाई दे दिए, एजेंट है, दूसरा कौन है, मैनेजर। टिक लगाते जाना स्पीड में, देख देख के इसको देखते रहो, स्पीड में टिक लगाते रहना। चलिए बाकी मैंने आपको बताया था कि एक समय में भारत में रिसेशन आया था और रिसेशन में सबसे बड़ा कारण रिसेशन लाने का क्या था, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते थे, इन्होंने पूरा का पूरा बैंकिंग क्राइसिस सिर्फ इंडिया में या पूरे वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड ओवर में आया था। तो देखिए अब क्या है, एआरसी होने की वजह से जब भी कोई भी एनपीए होगा तो तुरंत वो एनपीए को खरीद लेता है बैंक से, जिससे कि बैंक का बैलेंस शीट क्या हो जाता है, क्लीनर, और वो अपने इसी पैसे का इस्तेमाल और अच्छी चीजों में कर सकेंगे, जिससे बैंक का भी डेवलपमेंट होगा कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं। तो बताइए सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या क्या काम है, एजेंट के रूप में काम करना, मैनेजर के रूप में काम करना, रिसीवर के रूप में काम करना। तीन रोल बताओ, एजेंट, मैनेजर और रिसीवर। रिसीवर का मतलब प्रॉपर्टी बेच के पैसा निकाल लेगा, मैनेजर का मतलब जब तक प्रॉपर्टी बिकती नहीं है उसको मैनेज करेगा, और एजेंट का मतलब बैंक से एनपीए खरीद के बैंक के ही पोजीशन में वो पहुंच जाएगा, ये ना। चलिए भारत में जितने भी एआरसी होंगे क्या उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आरबीआई के साथ, यस। ये लोटिक लगाते चलो, किसके साथ रजिस्टर्ड होना है, आरबीआई के साथ, ठीक। बाकी याद रखिएगा आरबीआई से रजिस्टर्ड होने के लिए आपको आरबीआई को एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, और याद रखिएगा आपका कम से कम नेट ओन्ड फंड्स कितने का होना चाहिए, 2 करोड़ रुपए का होना चाहिए, या सच अदर अमाउंट जो आरबीआई बताए, ठीक है। तो एक बार आईसीएसआई मॉड्यूल हम चेक कर लेंगे कि सच अदर अमाउंट तो कोई प्रिस्क्राइब नहीं है अभी। बाकी एक्ट में कितना लिखा हुआ है, 2 करोड़, ठीक है। नेट ओन फंड्स कम से कम क्या होना चाहिए, 2 करोड़ होना चाहिए। अच्छा, जब आप आरबीआई के पास जाएंगे कि सर हमको रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, तो क्या आरबीआई एक बार आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करेगा, बोलो, रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करेगा, वो करवा सकता है, सो एज टू एंश्योर दैट कि यू आर एलिजिबल टू बिकम द एआरसी और द एससी और नॉट, है कि नहीं। बाकी अगर आपको लगता है आरबीआई को कि तुम एआरसी या एससी बनने के लायक नहीं हो, तो क्या तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है, वो आपका एप्लीकेशन क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन जब भी वो रिजेक्ट करेगा तो एक बार आपको रूप देगा। रूप का मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये लिखते चल रहे हो ना, ये देख लो एग्जाम के टाइम ये सब लिखे रहोगे तो तुमको याद रहेगा। चलिए आगे चलें, एकदम स्पीड में देखते रहना। बाकी याद रखिएगा एक बार अगर आप एआरसी बन गए, क्या बन गए, आरबीआई रजिस्टर्ड एआरसी